कार्यक्रम के अध्यक्षीय आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि, विचार और कर्म के मणिकांचन संयोग, मनोविज्ञान और क्रीड़ा को मनोविज्ञान की ज्ञाता और प्रेरक वक्ता हमारे दमोह जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सम्मानित सुधीर कोचर जी, टाइम शिक्षा संस्थान के चेयरपर्सन सम्मानित सुशील गुप्ता जी, जिनके कृति के निमित्त, जिनके स्वागत के लिए, जिनके अभिनंदन के लिए, जिनकी कृति के समादृत करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरी अग्रजा दीदी आभा देवी जी, प्रसिद्ध रंगकर्मी और इस कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय राजीव जी, इस सभा भवन में विराजमान सभी विद्वजन, प्राध्यापकगण, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय कोचर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग्स को आगे बढ़ाते हुए हमें 1 घंटे का समय दिया। कभी कभी विचार जब हम रखते हैं, सोचते हैं और विचार सदविचार हो तो फलित होने लगता है। इस कृति में भी कहीं कोचर साहब को तो परसों पता लगा और वो काफ़ी पहले से इस कृति में विद्यमान हो गए थे। जब मुझे आभा जी ने पांडुलिपि दिखाई और कहा इसकी भूमिका भी लिखवानी है, किससे लिखवाई जाए, तो कृति का जो स्वभाव था, जो उसका विषय वस्तु थी, तो मुझे लगा उसी समय मेरा कोचर साहब से परिचय हुआ था कि उनसे अच्छा व्यक्ति इसकी भूमिका लिखने के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। मेरा ही ये विचार था, मैंने उसे बाद में खारिज कर दिया। उनको बिना बताए मैंने आभा जी से कहा कि कुछ उनकी ऐसी व्यस्तता होगी। प्रकाशक कह रहा था कि कृति को मुझे जल्दी चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब को हो सकता है मेरे अपने स्वभाव की तरह दूसरे का स्वभाव जान लेता हूँ। ये किताब को पढ़ने में मुझे महीनों लग जाते हैं, पांडुलिपि को पढ़ने में, तो मुझे लगा कि कोचर साहब भी महीनों लगा देंगे, लिहाजा आप बिना भूमिका की किताब उसको प्रकाशक को दे दीजिए। तो आत्मकथ्य के साथ बिना भूमिका की किताब प्रकाशन में आ गई। पर विचार तो कहीं था, बलवित हुआ, और जब विमोचनकर्ता की बात आई तो मैंने कहा कि सुधीर कोचर जी से ही विमोचन कराएंगे। हमारा सौभाग्य था कि वो अभी दमोह कलेक्टर हैं। तो परसों बात हुई तो आभा जी बोली कि यदि जल्दी नहीं हो सकता है तो फिर किताब की विमोचन नहीं कराएंगे, कि उसका अगला एडिशन आने वाला है अंग्रेजी में, उसका साथ साथ करा लेंगे। तो हमने कहा सुबह से शीघ्र ऐसी बात नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब को मैंने निवेदन किया और उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकृति दे दी और यह शुभ काम आज संपन्न हो रहा है। इस कृति पर बोलना, इस समारोह में बोलना मेरे लिए भावुक से पल है, भावनाओं से भरे और भाव से भरे पल। यह महज एक कृति का विमोचन नहीं है, यह आदरणीय आभा द्विवेदी जी की बौद्धिक, वैचारिक और विद्वत विरासत का स्मरण भी है। उनकी इस विरासत से कहीं कहीं मैं भी जुड़ा हूं। कहा जाता है कि माता पिता और गुरु कभी मरते नहीं। उनकी देह का अंत हो सकता है, देह का अवसान हो सकता है, पर वो आत्मिक रूप से माता पिता अपनी संतति में सतत प्रवाहमान रहते हैं, सदैव विद्वान रहते हैं, सदैव अभिव्यक्त होते हैं, और गुरु अपने शिष्यों में प्रवाहमान रहता है, अभिव्यक्त होता रहता है। एक बड़ी विरासत यदि उनके माता पिता की है, उनके सास ससुर की है, तो मेरा सौभाग्य है, मेरा क्या कहना शब्द नहीं मिलता कि उनके माता पिता से भी, उनके सास ससुर से भी मेरे पैसे ही संबंध थे जो उनके थे। उनके पूज्य पिताजी टीपी सिंह साहब, जैसा भी जिक्र हुआ, अंग्रेजी के महान विद्वान थे, हमारे प्राध्यापक थे, बाद में प्रिंसिपल रहे और मैंने उनसे अंग्रेजी पढ़ी।
इसी तरह से उनके जो ससुर साहब थे आदरणीय चंद्रभान द्विवेदी जी, जिन्हें पापा जी ही कहते थे, वो मेरे ऐसे गुरु थे जिनसे मैंने जीवन में इतना कुछ सीखा। यदि उनको शब्दों का प्रयोग कर पाता हूँ, आपके सामने बोल पाता हूँ, तो मूलभूत गुरुवर की महान कृपा का प्रतिभा। 92-93 साल की उम्र में उनका भी 2-3 साल पहले निधन हुआ। तब तक हम उनकी सेवा में जाते रहे, उनसे कुछ पाते रहे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आभा जी में अपने माता पिता का प्रभावमान है, मुझे भी अपने गुरुओं का वही प्रभावमान, वही अभिव्यक्ति मिलती रहती है। और जब भी उनका चर्चा होती है तो मित्रों मन भावुक हो जाता है। इनसे ही गुरुओं से पाया है। मैं अक्सर कहता था कि आभा जी जो है मेधा संपन्न है, प्रतिभाशाली है, अभिव्यक्ति की उनमें गजब की क्षमता है, पर उन्होंने लेखन में देर से आई, अध्यापन कर रही थी। कई लोग कहते हैं कि उनको जहाँ होना था वहाँ नहीं है। उनके सारे लोग कॉलेज में प्रोफेसर रहे। उनके पिताजी ने, उनके ससुर साहब ने कितने लोगों को प्राथमिक वर्ग बना दिया, और वो स्कूल शिक्षा में थे। तो मुझे नेता फाजली का वो शेर याद आया, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो लगा कि नियति तो मुझे वहीं ले जाती है। यदि वो स्कूल में नहीं होती तो उतनी और अधिक उन्नत नहीं हो पाती। बच्चों के स्कूल में रहने का, बच्चों के बीच में जाने का जो वरदान है, जो अच्छाई है, वो कॉलेज की जगह में नहीं है। नेता फाजली फिर कहते हैं कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, शायद आपको बच्चों के स्कूल में मिली नहीं है दुनिया। यदि बच्चों के स्कूल में नहीं होती तो संवेदना का वो स्तर, चेतना का वो स्तर जो आभा जी में आज विद्यमान है, शायद ना मिल पाता। उनकी किताब देखिए, समय तो हो गया है, साहब ने अपना वादा निभाया है, मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। बस 2 मिनट में आप के साथ 12 बजेंगे, 2-3 मिनट शायद शेष है, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पुस्तक का शीर्षक है मां से पूछो। जब मां की बात आती है तो सृष्टि याद आ जाती है, सृजन याद आ जाता है, मां का अवतार याद आ जाता है, धीरज याद आता है, धरती याद आती है। मां सृष्टि है, मां धरती है, मां धीरज है, मां सृजन है, मां सब कुछ है। मां नहीं तो मानव का अस्तित्व नहीं। और मां की उस सृजन की क्षमता को, मां के उस अवतार को, मां की उस धीरता को, मां के उस उपक्रम को इस कृति में बहुत अच्छे से निभाया गया है। ये नारी जीवन की कथा है, नारी जीवन की व्यथा है, और बहुत हद तक लेखिका की आत्मकथा है। ये उपन्यास की कृति है, उपन्यास की शैली में लिखी गई है। उपन्यास को हम दो तरह से देखते हैं, एक फिक्शन, एक नॉन फिक्शन। तो मैं जब उस कसौटी पर पुस्तक को देख रहा था कि फिक्शन है कि नॉन फिक्शन है, तो फिक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी है। आधी हकीकत आधा फसाना जब होती है तो फिक्शन हो जाता है। इसमें बहुत सी हकीकत है, वह थोड़ा सा फसाना है। ये हकीकत की जो लिखी गई पुस्तक है। तफसील से नहीं जाऊंगा, इस समय की मर्यादा है मित्रों। कहना बहुत चाहता हूँ इस पुस्तक के बारे में, पर मैं यही कहूँगा, उनकी एक वाक्य उसमें लिखा गया है कि नारी का तन मंदिर है और माँ बनना उसका तप है। ऐसी कुछ बात है। तो नारी का तन मंदिर है और माँ बनना उसका तप है। नारी अपने जीवन में जब माँ बनती है तो संपूर्णता पाती है और मानवता का उच्च शिखर को स्थापित करती है। साहित्य वही अच्छा है, वही सार्थक है जो हमें समझ दे, हमें विवेक पैदा करे, हमें ज्ञान से समृद्ध करे। और कृति वही सार्थक होती है जो कई कई वर्षों तक, सदियों तक काल जी रहे। ये एक ऐसी कृति है जो हर इंसान के लिए, न केवल स्त्रियों के लिए, पूरी मानवता के लिए, जो भी मानवता के हित में सोचते हो, मानव मात्र के हित में सोच सकते हो, मनुष्यता के लिए सोचते हो, तो ये कृति
उसका एक एक वाक्य हम सबके जेहन में आएगा। ये हर बेटी को पढ़ने की किताब है, हर महिला को पढ़ने की किताब है, हर व्यक्ति को पढ़ने की किताब है। ये किताबें कभी खारिज होने वाली नहीं है। ऐसी किताबों की ही उपयोगिता है। और आदरणीय आभा द्विवेदी जी ने वो पुस्तक लिखी। उनके पास अच्छी भाषा है, अच्छी शैली है, उनका अपना एक स्तर है, उनकी अपनी एक समझ है, अपना विवेक है। और इस शैली के साथ उन्होंने जो पुस्तक हमारे साहित्य को दी है, समाज को दी है, निश्चित रूप से वो बातें है, सार्थक है। और ये पुस्तक हमें बहुत बहुत उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। मैं चाहूँगा कि सबके पास किताब हो। हम जब कभी किसी को भेंट करना चाहें तो उस किताब को खरीद कर भेंट करें, तो आप किसी के लिए उपकार करोगे। फूल मुरझाते हैं, शब्द नहीं मुरझाते। फूल मुरझाते हैं, शब्द नहीं मुरझाते। इसलिए शब्द अच्छा है, शब्द ब्रह्म है। शब्दों की जो उपासना इस पुस्तक के माध्यम से की गई है वो कालजयी बनेगी। और मैं लेखिका को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिस नाते से ये उनका पहली कृति है, पहला सृजन है। आने वाले दिनों में और बड़ी कृतियाँ वो लाएंगी और अच्छा साहित्य लाएंगी। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की ज्ञाता है और हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही कार्यक्रम में, ऐसे बड़े विशाल कार्यक्रम में कोचर साहब भी होंगे, हम भी होंगे और फिर के लिए आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।